हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 3 में हमने स्ट्रेस को समझा था। स्ट्रेस बेसिकली क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस है बॉडी का जो क्या करता है, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। कब? जब हम उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जो स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये रहती है आपकी एवरेज स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो हम एवरेज लेते हैं। समझ में आ रही है बात? रेजिस्टेंस क्या लेते हैं हम? एवरेज। अब बच्चों थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। स्ट्रेस के हमने टाइप देखे थे पिछली बार। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस क्या है, और फिर हमने लास्ट में टाइप्स ऑफ लोडिंग को खत्म किया था। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग में टाइप्स ऑफ लोडिंग में हमने 3 तरह की लोडिंग देखी: यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल। तो अब हमें यूनी एक्सियल लोडिंग जो अच्छे से देखनी है कि एक इलास्टिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, उसको कैसे समझना है, यानी कि टेंसाइल टेस्ट की बात करनी है, क्यों हमें इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है। हुक्स लॉ क्या होता है वो भी हम बताएंगे। हुक्स लॉ क्या है कि वो है, ठीक है। तो वो रिलेशन बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हमें स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। स्ट्रेन जब हमें समझ में आ जाएगी फिर हम उनमें रिलेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन में। ठीक है, हुक्स लॉ बेसिकली क्या करता है? एक रिलेशन को स्टेबलाइज करता है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को स्टेबलाइज करने से पहले आपको स्ट्रेन पढ़ना पड़ेगा ना। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? ठीक है, देखो स्ट्रेन को पहले हम समझेंगे बाय डेफिनेशन, फिर स्ट्रेन हम देखेंगे कितने टाइप की हमारी स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन को ही समझ लेते हैं। स्ट्रेन क्या है देखो, हेडिंग डालेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन को हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से, और ये है क्या? ये है इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल, टू दी ओरिजिनल लेंथ। लेंथ तो नहीं कहना चाहिए, लेंथ सही वर्ड नहीं है, डायमेंशन सही वर्ड है। चेंज इन डायमेंशन टू दी, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन, टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। ये होती है हमारी स्ट्रेन, कि जब किसी भी बॉडी में फोर्स लगाया तो उसके डायमेंशन में जो चेंजेस आया, उसका इनिशियल जो आपकी डायमेंशन थी उसके रिस्पेक्ट में वो क्या वैल्यू बुलाती है? स्ट्रेन। वो क्या कहलाती है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हमने कहा स्ट्रेन एप्सिलॉन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल, टू दी ओरिजिनल डायमेंशन, टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, देखो क्या है स्ट्रेन हमारी, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। अब हम बात करेंगे देखो यूनी एक्सियल लोडिंग में। सबसे पहले मैं बात करनी है अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग। तो स्ट्रेन में देखो यूनी एक्सियल लोडिंग फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग। देखो यूनी एक्सियल लोडिंग में क्या होगा, देखो जैसे मान लो आपके पास ये एक बॉडी है और यहाँ पे हमारे पास एक ही फोर्स अवेलेबल है
पी एक्स, उसे हमने कहा पी, उसे क्या कहा हमने, यूनि एक्सियल लोडिंग का केस है। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे कि अगर मेरा ये क्रॉस सेक्शन, अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता तो मेरे पास दो डायमेंशन है, एक है मेरे पास डाया, एक है डाया, और एक डायमेंशन क्या है मेरी, लेंथ। एक डायमेंशन क्या है मेरी, लेंथ। यानी कि एक डायमेंशन मेरी हो गई डाया, एक है लेंथ, तो हमारे पास दो डायमेंशन है। तो चेंज भी तो दो डायमेंशंस में आएगा, समझ में आ रही है बात, चेंज भी दो डायमेंशंस में आएगा। ये जो लेंथ डायमेंशन है इसको क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, ध्यान रखना ये क्या है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। और डाया क्या होता है हमारा, लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन। तो स्ट्रेन जो है वो दो डायमेंशंस में देखी जाएगी, एक देखी जाएगी लॉन्गिट्यूडनल में और एक देखी जाएगी लेटरल में। समझ में आ रही है बात, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ दो डायमेंशन है हमारे पास, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, क्योंकि चेंज जो है वो दोनों डायमेंशंस में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, हम किसकी केस की बात कर रहे हैं, यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में ही बात कर रहे हैं हम। फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग, यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केस यहां पर दो बनेंगे। यूनी एक्सियल लोडिंग में आपके पास देखो सबसे पहले आएगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, देखो ये हो गई हमारी, ये क्या है हमारा, एक बार मान लो इसको, हमने कहा कि एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी, ये यूनी एक्सियल लोडिंग है। यहाँ पर लेंथ जो है मान लो ओरिजिनल लेंथ है एल, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल के। तो चेंज कितना आया, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, एफ साइलन लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी, चेंज इन डायमेंशन, कितनी आई हमारी डायमेंशन में चेंज, डेल्टा एल डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ। ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। या हम ये कह सकते हैं, देखो डेल्टा एल क्या है, एज वी नो डेल्टा एल बराबर क्या है, ये कहलाता है डिफॉर्मेशन। तो हम लॉन्गिट्यूडनल को क्या कह सकते हैं, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। बच्चों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रही है बात, लॉन्गिट्यूडनल जो डायमेंशंस है वो है हमारी डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से समझेंगे, ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है टेंसाइल, तो ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन, ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, और ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये हमारे हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ध्यान रखना है, पॉजिटिव क्यों रहेगी, क्योंकि डेल्टा एल हमेशा पॉजिटिव होगा इसमें, क्योंकि डेल्टा एल हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात बच्चे, बातें समझ में आ रही हैं, डेल्टा एल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन आई है मेरे पास, लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन जो मेरे पास आई है एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ
फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, क्योंकि ये इनिशियल लेंथ ही तो है जिसे हमने एल माना है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि इनिशियल लेंथ बराबर किसके है, एल के। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चूंकि मुझे पता है डेल्टा एल पॉजिटिव है, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और वी कैन से दैट फाइनल लेंथ इज ग्रेटर देन होगा एल आई के। समझ में आ रही बात? ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सी है ये, टेंसाइल इन नेचर की। कौन सी है ये, टेंसाइल इन नेचर की। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहां पर बात करते हैं, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्लियर हो रही है बात? अच्छा चलो अब देखो, एक आती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, शॉर्ट में लिखूंगा अब मैं लॉन्गिट्यूडनल को ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव स्ट्रेन को दिखाते हैं हमारे ऐसे, ये टेंसाइल इन नेचर की, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं बच्चों, एफ साइलेंट टी, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे लॉन्गिट्यूडनल, किस में देख रहे हैं हम, कंप्रेसिव में। और इसको दिखाने का तरीका ये भी तो सिंपल कह देते हैं हम, एफ साइलेंट सी। एफ साइलेंट सी भी क्या होगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्लियर होगी बात? बट यहाँ देखना लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन में ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू रहेगी हमारी नेगेटिव, क्योंकि फोर्स नेगेटिव है। ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। डेल्टा एल किसके बराबर, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, मानी 0 से कम। 0 से कम का क्या मतलब, कि जो फाइनल लेंथ होगी वो कम होगी मेरी इनिशियल लेंथ से, वो कम होगी मेरी इनिशियल लेंथ से। समझ में आ रही है बात? कम होगी इनिशियल से। और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन सी का, वो आ जाएगा हमारा एल एफ माइनस एल आई डिवाइड बाय एल आई। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारी स्ट्रेन, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। एक बार टेंसाइल में और एक बार कॉम्प्रेसिव में। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा फिगर होगा, फिगर कैसा होगा इसका, तो फिगर से कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा होगा ऐसे। समझ में आ रही है बात? चलिए, ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक नोट करके और बात लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल को लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो है, इसी को हम लीनियर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लीनियर डायमेंशन पे है। चलिए जी, अब आती है देखो दूसरी डायमेंशन, कौन सी, लेटरल। दूसरी आती है हमारे पास लेटरल, तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करेगा कि ये डिपेंड करेगा कि फोर्स कौन सा है। टेंसाइल होगा तो ये नेगेटिव होगी, कॉम्प्रेसिव होगा तो ये पॉजिटिव होगी, इसको देखना है हमने। लेटरल स्ट्रेन, देखो लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन लेटरल, ठीक है। इसको पूरा लिखा जाता है, ध्यान रखना बच्चों। ये क्या होगी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेटरल डायरेक्शन में डायमेंशन क्या है, डेल्टा डी, ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, डी। कब, जब मेरे पास एक टेंसाइल फोर्स है। हम टेंसाइल के केस में दो केस बनेंगे, यहाँ पे दो केस बनेंगे, कि यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स है P और क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर, ये डायमीटर है मेरा D। तो देखो बच्चों क्या होगा, जब टेंसाइल फोर्स आपका P लगा हुआ है तो लेंथ क्या होगी हमारी, लेंथ तो हमारी बढ़ जाएगी, लेंथ हमारी बढ़ेगी। और जब लेंथ बढ़ेगी इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा इसका। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये डायामीटर कम होगा, ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा। तो जो फाइनल डायामीटर है, जो फाइनल डायामीटर है वो लेस देन किसके आएगा, इनिशियल डायामीटर के। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? यानी कि देखो ध्यान से समझेंगे, जो ये आपका एप्सिलॉन लेटरल है, किस केस में हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं टेंसाइल के केस में। क्या होगा, डेल्टा डी बाय डी क्या होगा, डी एफ माइनस डी आई डिवाइड बाय डी आई। डी आई क्या है, डी के बराबर है, यहाँ पर डी आई क्या है,
डी आई किसके बराबर है, डी के, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जब टेंसाइल है तो डी एफ जो है वो लेस देन क्या है हमारा, हमें पता है डी एफ लेस देन होगा डी आई के बराबर। तो इसका मतलब डेल्टा डी क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा डी क्या होगा, नेगेटिव। समझ लेना बच्चों। तो यानी कि जो हमारी लेटरल है टेंसाइल की वजह से, जो लेटरल है हमारी किसकी वजह से, टेंसाइल की वजह से, ये क्या रहेगी हमेशा, नेगेटिव। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेटरल स्ट्रेन है किसकी वजह से, टेंसाइल की वजह से। अब देखते हैं लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू कॉम्प्रेसिव। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन किसकी वजह से देखेंगे हम, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर हम किसकी वजह से देख रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू कंप्रेसिव। ये हमारी लेटरल है, ये होगी हमारी लेटरल डायमेंशन पे डेल्टा डी डिवाइड बाय डी पे। लेकिन अब हम किस पे देख रहे हैं, कंप्रेसिव लोड पे। कंप्रेसिव लोड बना लो, ठीक है। ये हमारा पी फोर्स लग गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, डी। ये क्या है हमारा ओरिजिनल डायामीटर, दिस इज आवर लेंथ एल आई एल। अब देखो जब हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा, जब हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा क्या होगा, लेंथ हमारी घटेगी और डायामीटर हमारा बढ़ेगा। तो यानी कि फाइनल डायामीटर विल बी ग्रेटर देन इनिशियल डायामीटर। समझ में आ रही है बात। और लेंथ जो होगी हमारी फाइनल वो लेस देन हो जाएगी इनिशियल। ये बात ध्यान रखेंगे किस केस में, कॉम्प्रेसिव लोड के केस में। तो चूंकि लेटरल स्ट्रेन हम देख रहे हैं, चूंकि हम देख रहे हैं लेटरल स्ट्रेन किस में, कॉम्प्रेसिव में, ये क्या है डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। और डेल्टा डी क्या होगा हमारा, डी एफ माइनस डी आई, दैट इज ये कितना है डी। और मुझे पता है कि यहाँ पर डी एफ क्या है हमारा, फाइनल डायमीटर ज़्यादा है इनिशियल के। तो डेल्टा डी जो होगा वो कितना होगा हमारा, पॉजिटिव। क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब हम लेटरल स्ट्रेन की बात करते हैं, जब हम लेटरल स्ट्रेन की बात करते हैं किस में, कॉम्प्रेसिव लोड में, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। चलिए ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखते हैं, क्या यहाँ पर नोट पॉइंट आएगा इंपॉर्टेंट, कि नेचर जो है लेटर और लीनियर का है जस्ट अपोजिट। अगर लीनियर आपकी पॉजिटिव है तो लेटरल हमेशा नेगेटिव होगी, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ लीनियर स्ट्रेन, नेचर ऑफ लीनियर स्ट्रेन will be opposite to the lateral strain। ध्यान रखना, lateral strain। तो अगर मेरी लीनियर स्ट्रेन पॉजिटिव है, अगर मेरी लीनियर स्ट्रेन पॉजिटिव है तो मेरी लेटरल क्या आएगी, मेरी लेटरल आएगी नेगेटिव। ध्यान रखना। सेकंड, अगर मेरी लीनियर स्ट्रेन नेगेटिव है, अगर मेरी लीनियर स्ट्रेन नेगेटिव है तो लेटरल क्या आएगी, लेटरल आएगी पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब मजेदार बात बताता हूं। ये तो हमने सर्कुलर बॉडी ली है, सर्कुलर बार था जिस पे हमने देखा था। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं बता रहा हूं सारी। अगर हम यूनी एक्सियल लोडिंग की ही बात कर रहे हैं, देखो अब मजेदार चीजें हो जाएंगी यहां से। हम यूनी एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर 3 डायमेंशन शेप नहीं है, चलो ले लेते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं यूनी एक्सियल लोडिंग में, ब्लॉक में 3 डायमेंशन। एक सेकेंड, देखो बच्चों कि आपके पास एक क्यूबॉइड है इस टाइप से, आपके पास ये
क्यूबॉइड है, हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन है 3, हमने कहा यूनी एक्सियल लोडिंग है, यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है एक फोर्स पी एक्स की वैल्यू पी के बराबर, डायमेंशन है 3 हमारे पास, एक है हमारे पास लेंथ, एक है हमारे पास विड्थ, और एक है हमारे पास हाइट, यहाँ से लेके ये, ठीक है, ये हमने माना h। अब देखो यहाँ पर क्यूब में क्या हो रहा है, क्यूबॉइड है ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में देखो एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, क्यूबॉइड में हमारी देखो डायरेक्शन एक हो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी हमेशा, जो डायमेंशन लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी, जो डायमेंशन लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन कौन सी है यहाँ पर, लेंथ। और लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस को छोड़ दें तो दो आती है लेटरल, दो आती है लेटरल। लेटरल क्या होती है हमारी, जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस के परपेंडिकुलर होगी। तो देखो बी भी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी 90 डिग्री का बना रही है, और ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है एल से। तो यहां पर आपकी दो लेटरल डायमेंशंस है। तो यहां पर लेटरल डायमेंशन कौन सी है, लेटरल डायमेंशन है दो, एक है बी एक है एच, एक है बी एक है एच। समझ में आ रही है बात, यूनी एक्सियल लोड ही है। आप देखो नोट से ध्यान से समझेंगे, चूंकि मुझे पता है कि किसी भी क्यूबॉइड में अगर यूनी एक्सियल लोड है तो हमारे पास दो लेटरल डायमेंशन होगी और एक लीनियर डायमेंशन होगी, तो स्ट्रेन भी तो ऐसी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब यह है कि यूनी एक्सियल लोड से कि आपके पास कितनी हो सकती है मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी हो सकती है, दो लेटरल और दो लीनियर। यानी ये क्यूबॉइड में क्या हो रहा है, क्यूबॉइड में आपके पास एक है लीनियर स्ट्रेन, एक है लीनियर स्ट्रेन, एप्सिलॉन एल कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, और दो है लेटरल स्ट्रेन, दो है लेटरल स्ट्रेन, एप्सिलॉन बी डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, और तीसरा है ये भी लेटरल होगी, लेटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन एच डेल एच डिवाइड बाय एच। ध्यान से समझेंगे, ये टेंसाइल फोर्स है ना, तो इसका मतलब डेल्टा एल क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब ये डेल्टा एल पॉजिटिव रहेगा तो लेटरल हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। ये वैल्यू कितनी रहेगी, नेगेटिव, और ये कितना रहेगा, ये रहेगा नेगेटिव। समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है, ये नेगेटिव। तो यानी कि ये कितनी रहेगी, ये हमारी रहेगी नेगेटिव नेचर की, ये भी हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव नेचर की, ये हमारी होगी पॉजिटिव नेचर की। किस में हम बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड में। कौन सी लोडिंग है, यूनी एक्सियल लोडिंग, ठीक है, कौन सी है, यूनी एक्सियल लोडिंग। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस यहीं पे चाहिए। देखो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ध्यान से समझेंगे, मेरे पास एक क्यूबॉइड है इस टाइप का, ये यहां मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक एक्सियल लोड है पी एक्स। तो अब मुझे ये बताओ, ध्यान समझेंगे बच्चों, लोड की डायरेक्शन में क्या है हमारा, लोड किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, लोड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। जब लोड आपका एक्स डायरेक्शन में है, ये सार है, जब लोड आपका एक्स डायरेक्शन में है बच्चों ध्यान से समझेंगे, तो रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगा, रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, जो इसको अपोज कर रहा होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा रेजिस्टेंस। यहां पर लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस पीछे की तरफ होगा, ठीक है, पहली बात। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इधर है तो सिग्मा एक्स तो हमारी होगी, क्या होगी हमारी, पी एक्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा होगा, एरिया होता है हमेशा क्रॉस सेक्शन प्लेन का, ये वाला एरिया होगा, ये वाला, ये होगा हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन प्लेन। एरिया कौन सा लेते हैं, जो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, एरिया कौन सा लेते हैं, जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स के परपेंडिकुलर यही तो एरिया है, समझ में आ रही है बात। अच्छा आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, देखो अब मुझे बताओ क्या ये वाई डायरेक्शन में लोड है,
वाई डायरेक्शन में लोड नहीं है, लोड वाई डायरेक्शन में है नहीं, तो जब लोड नहीं है वाई डायरेक्शन में तो भाई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा वाई डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, जीरो, यानी कि सिग्मा वाई जीरो है। क्यों? क्योंकि यहां पर पी वाई नहीं है। समझ में आ रही बात? यहां पी वाई नहीं है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताओ, लोड जेड डायरेक्शन में है? नहीं है। लोड जेड डायरेक्शन में है? नहीं है। तो क्या रेजिस्टेंस होगा जेड डायरेक्शन में? क्या रेजिस्टेंस होगा जेड डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, जेड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि सिग्मा जेड हो जाएगा जीरो। रीजन पी जेड ही नहीं है, तो कहां से आपका सिग्मा जेड एग्जिस्ट करेगा? ये बात समझ में आ गई? तो यहां से हमें क्या बात पता लगी बच्चों? यहां से हमें क्या बात पता लगती है? यहां से हमें ये बात पता लगती है कि स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में हो सकती है जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ध्यान रखना, यहां से स्ट्रेस में हमें बात करती है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्मल स्ट्रेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल स्ट्रेसेस। In mechanical engineering, there are two types of stresses. One is mechanical stresses, another is thermal stresses. We are not talking about thermal stresses. ठीक है, हम मैकेनिकल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेस हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो यहां एक नोट करके लिखेंगे बात, क्या नोट करके यहां पर लिखेंगे? थर्मल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो मैकेनिकल स्ट्रेसेस, मैकेनिकल स्ट्रेस will always be exist in the direction of force, in the direction of force, in the direction of force only। ये ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मैकेनिकल स्ट्रेस होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। मतलब ही नहीं है, फोर्स का होना जरूरी है तभी स्ट्रेस होगा, ठीक? क्योंकि फोर्स को ही तो रेजिस्ट करती है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स का रेजिस्टेंस। फोर्स ही नहीं है तो क्या रेजिस्टेंस होगा? चलिए जी, ये नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? आ जाओ जरा मुद्दे पे। देखो, मैंने एक क्यूबॉर्ड बनाया था, मैंने एक क्यूबॉर्ड बनाया यूनी एक्सियल लोडिंग में, मैंने एक क्यूबॉर्ड बनाया यूनी एक्सियल, और यहां पर मैंने एक यूनी एक्सियल लोड लगाया पीएक्स। डायमेंशन है हमारे पास तीन, कौन सी? लेंथ हो गई, बी हो गई और एच हो गई। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहां क्या हो रहा है? यहां पे आपके पास तीन स्ट्रेन है, यहां आपके पास तीन स्ट्रेन है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है विच इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। समझ में आ रही है बात? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है? और ये एक्सियल टेंसाइल लोड है, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। दूसरा, यहां आपकी लेटरल स्ट्रेन है, किस डायरेक्शन में? बी डायरेक्शन में, डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। चूंकि टेंसाइल फोर्स है तो ये वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। तीसरा, एक और लेटरल स्ट्रेन आएगी क्योंकि एक अदर डायमेंशन हमारे पास है, इसकी वैल्यू क्या है? डेल्टा एच डिवाइड बाय एच, और ये भी क्या होगी हमारी? नेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां समझने का, कि स्ट्रेस तो सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। समझ में आ गई बात? लेकिन इस फोर्स की वजह से तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन है। इस फोर्स की वजह से तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन है। स्ट्रेन ये क्या है? देखो, ये स्ट्रेन क्या है? ये है एप्सिलॉन एक्स। ये वाली स्ट्रेन क्या है? एप्सिलॉन जेड। और ये स्ट्रेन क्या है? एप्सिलॉन वाई। तो यहां पर सिर्फ एक फोर्स की वजह से, यानी कि एक्स डायरेक्शन के फोर्स की वजह से तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है। यहां भी आ रहा है, इसकी वजह से ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है। तो इसका मतलब ध्यान से समझना बच्चों, ये जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ना हो वहां स्ट्रेन नहीं होगी।
मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि अगर फोर्स उस डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं है, जैसे यहां पर पी वाई क्या है, जीरो है, तो ये नहीं हम कहेंगे कभी भी कि यहां जो स्ट्रेन है वाई वो जीरो होगी। नो, स्ट्रेस जीरो होगी, डेफिनेटली जीरो होगी, सिग्मा वाई जीरो होगा। ऐसे ही अगर ये जेड डायरेक्शन है मेरी, तो ऐसे ही मेरा जो एप्सिलॉन जेड है वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन क्या सिग्मा जेड जीरो है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। समझ में आ रही है बात? तो स्ट्रेन कब जीरो होगी? अब ये इसको समझो, स्ट्रेन तभी जीरो हो सकती है जब आपका डिफॉर्मेशन ना हो। स्ट्रेन तभी जीरो हो सकती है तब आपका डिफॉर्मेशन ना हो। यहां से हमें क्या पॉइंट मिल रहा है कि अगर फोर्स किसी डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में स्ट्रेन भी होगी, स्ट्रेस भी होगी, लेकिन अदर डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं होगी, स्ट्रेन होगा। तो यानी कि स्ट्रेन जो है उसको आने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है बात? स्ट्रेन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विदाउट फोर्स भी हो सकती है। तो स्ट्रेन कैन बी एग्जिस्ट विदाउट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां नोट करके लिखेंगे क्या कि स्ट्रेन, नोट पॉइंट आ जाएगा। ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि स्ट्रेन कैन बी एग्जिस्ट in a particular direction without considering क्या, तो बात तो उसी की कर रहे हैं, तो विदाउट कंसिडरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। विदाउट फोर्स इन दैट डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? स्ट्रेन जो है उसको एग्जिस्ट होने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है उस डायरेक्शन में, वो सिंगल फोर्स से भी आ सकता है। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? देखो अब हमें पता लग गया कि स्ट्रेन तो आ सकता है, लेकिन स्ट्रेन कब जीरो होगा? देखो अगर मैंने क्या किया कि मैंने ये जो क्यूबॉइड लिया था, अभी मैं सारे फंडे यहीं क्लियर कर दूंगा। बच्चों को यही नहीं मालूम कि हुक्स लॉ लगाते कैसे हैं। बेटा हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ में बहुत कुछ छुपा है, हुक्स लॉ में बहुत कुछ छुपा है। अब देखो मैं कहता हूं, ध्यान से समझेंगे, मैं कहता हूं कि मैंने ये जो तीनों डायरेक्शन थी इसको फिक्स कर दिया। मैंने ये H है इसको फिक्स कर दिया, L को भी फिक्स कर दिया, और मैंने B को भी फिक्स कर दिया। ऐसे ही मैंने ऊपर कर दिया कि ये भी मूव नहीं कर सकता, ये भी L फिक्स हो गया, ये भी B फिक्स हो गया, और ये भी H फिक्स हो गया इधर वाला ये। अब देखो बच्चों ध्यान से समझिए, हर प्लेन फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता। अब हर प्लेन फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता। अब तो अब इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको इसे दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? देखो सिंपल, इतना हैचिंग करने की जरूरत नहीं है। दिखाने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, देखो क्या करते हैं, जिस प्लेन को फिक्स करते हैं उस पर एक ट्रायंगल बनाते हैं और ऐसे कर देते हैं। जिस प्लेन को फिक्स करते हैं, यानी कि अब ये H वाली जो डायमेंशन है वो फिक्स हो गई। ऐसे ही जो H वाली डायमेंशन है उसको हमने फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स हो गई। हमने L वाली डायमेंशन को भी फिक्स कर दिया, यहाँ भी L वाली डायमेंशन हमारी फिक्स हो गई। B वाली डायमेंशन को भी फिक्स कर दिया। ठीक है, तो सारी डायमेंशन हमने यहाँ फिक्स कर दी। अब देखो मैंने कहा सारी डायमेंशन फिक्स है, मैंने एक फोर्स लगाया x डायरेक्शन में px, एक फोर्स लगाया py, और एक लगाया मैंने फोर्स pz। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे, ध्यान से समझेंगे, क्या स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी x डायरेक्शन में? बिल्कुल करेगी। कितना होगा हमारा? px अपॉन एरिया। एरिया कौन सा होगा? देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक चीज और बता देता हूं मैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ना उसका परपेंडिकुलर एरिया उसका अदर डायमेंशंस वाला एरिया होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, एरिया जो है ये y इंटू एक्स प्लेन में है, सॉरी एरिया जो है ये
ये जो एरिया है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है ना, तो अदर दो डायरेक्शन बची, तो एरिया हम देख रहे हैं वाई जेड प्लेन में। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये जो एरिया है ये होगा एक्स वाई प्लेन में, ये एरिया जो है ये होगा एक्स वाई प्लेन में। क्योंकि तीन डायरेक्शन, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो अदर टू डायमेंशंस में बनेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये एरिया कितना होगा, ये होगा हमारा एरिया जेड एक्स प्लेन में, एरिया जेड एक्स प्लेन में। तो अब बताओ मुझे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल। एरिया कौन सा होगा इसका? एरिया होगा वाई जेड प्लेन का। एरिया क्या होगा? वाई जेड प्लेन का। ये एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, पहली बात। दूसरी, क्या हमारा सिग्मा वाई एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। कितना हो जाएगा हमारा? पी वाई डिवाइड बाय एरिया क्या है हमारा? एरिया क्या है हमारा? एरिया वाई है तो एरिया होगा जेड एक्स प्लेन का। समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल ठीक है। चलो जी, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? क्या स्ट्रेस हमारी जेड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल। पी जेड अपॉन एरिया कितना होगा हमारा? वाई एक्स प्लेन का। ये भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो समझ में आ रही है बात बच्चों? पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये पी जेड होगा, ये एरिया होगा यहाँ पे, ये क्या होगा हमारा? एक्स वाई प्लेन का। स्ट्रेस तो तीनों डायरेक्शन में है। क्यों है स्ट्रेस तीनों डायरेक्शन में? क्योंकि तीनों डायरेक्शन में फोर्स अवेलेबल है भैया, तीनों डायरेक्शन में फोर्स अवेलेबल है। तो जब कभी भी तीनों डायरेक्शन में फोर्स अवेलेबल होगा तब स्ट्रेस होगी? बिल्कुल होगी भाई। बट क्या स्ट्रेन है यहाँ? यहाँ स्ट्रेन किसी डायरेक्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हर प्लेन को फिक्स किया हुआ है, वो मूव ही नहीं करेगा। हर प्लेन को फिक्स किया हुआ है, वो मूव ही नहीं करेगा। एप्सिलॉन एक्स बराबर एप्सिलॉन वाई बराबर एप्सिलॉन जेड मस्ट बी जीरो इन दिस केस। कोई स्ट्रेन नहीं है यहाँ पे, कोई स्ट्रेन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे प्लेन जो है, ऑल प्लेन्स आर फिक्स्ड, ऑल प्लेन्स आर फिक्स्ड। चूंकि सारे प्लेन फिक्स हैं और स्ट्रेन जो है वो डिफॉर्मेशन से ही क्रिएट हो सकता है, तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। और जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगी? नहीं। जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात? ये बात है आपको समझानी क्यों है? क्योंकि आपको हुक्स लॉ समझाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको हुक्स लॉ समझाना है, इसलिए बातें समझानी। तो हेडिंग डालेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? क्योंकि हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन चाहिए ना। स्ट्रेन हमने समझ लिया। अच्छा देखो, स्ट्रेन थोड़ा सा और है। हुक्स लॉ से पहले एक स्ट्रेन का हमने पार्ट समझ लेते हैं। देखो, स्ट्रेन हमारी तीन टाइप की होती है बच्चों, वो भी देख लेते हैं फटाफट। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, ये हमने पढ़ी ली है, लॉन्गिट्यूडनल। एक होती है लेटरल, ये पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ चुके। एक होती है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एक होती है वॉल्यूमेट्रिक। इसको देख लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक कैसे निकालते हैं हम। इसको देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक कैसे निकालेंगे। हेडिंग डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी से दिखाते हैं। चूंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन को दिखाते कैसे हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को dv बाय वी से भी दिखाते हैं, क्योंकि dv क्या होता है? डिफरेंशियल चेंज। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v बाय वी से भी दिखाते हैं। dv को क्या कहते हैं? dv क्या है हमारा? डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज। ठीक है, जब कोई बहुत डिफरेंशियल चेंज क्या होता है? स्मॉल चेंज, बिल्कुल जरा सा। किसी एलिमेंट को हम लेते हैं, उसका चेंज देखते हैं, तब हम उसको dv से दिखाते हैं। dv का क्या मतलब है? डेल्टा v का क्या मतलब है? ये बड़ा चेंज है, एब्सोल्यूट है।
ये इनएग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखो हम यूनी एक्सियल लोडिंग की वजह से देखेंगे। पहले यूनी एक्सियल लोडिंग की वजह से देखेंगे आपकी बार में क्या होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फिर उसके बाद बार कह लो या क्यूबॉइड कह लो या क्यूब कह लो, फिर हम देखेंगे आपका सॉलिड सर्कुलर बार में जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, सॉलिड सिलेंडर, और फिर देखेंगे स्फीयर में। ठीक है, 3 केस बनते हैं इसमें। तो हेडिंग डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ब्लॉक volumetric strain due to axial loading in solid block। भैया ये बहुत आवाज आ रही है। चलिए जी इसको देखते हैं क्या है। एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का एक ब्लॉक है, क्यूबॉइड भी मान सकते हो आप इसको। देखो डायमेंशन क्या है इसकी, एक डायमेंशन हमने कहा L है, दूसरी डायमेंशन क्या है B, और एक तीसरी डायमेंशन है जिसे हमने कहा H। किस में देख रहे हैं, यूनी एक्सियल लोडिंग में। एक्सियल लोडिंग का मतलब है यूनी एक्सियल लोडिंग, एक लोड लगा हुआ है Px, एक लोड लगा हुआ है Px, और ये हमारी डायमेंशन फिक्स है। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ 3 हमारी स्ट्रेन होगी, एक होगी लॉन्गिट्यूडनल जैसे बताया, और 2 होगी लेटरल, 2 होगी लेटरल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना होगा, वॉल्यूम LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है वॉल्यूम, सिंपल। अब इसका चेंज देखो कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, ये बात कोई बताता नहीं है, ठीक है, कोई टीचर इतना जाता नहीं है डीप में, मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, ये यहाँ 3 वेरिएबल है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। यहाँ वेरिएबल आपके पास है 3। तो जब कभी भी एक से ज़्यादा वेरिएबल अवेलेबल होता है इक्वेशन में, तब उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसके चेंज को देखने के लिए, यानी कि डीवी को देखने के लिए। तो डीवी क्या होगा, देखो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम देखो क्या होगा बच्चे, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डीवी। डिफरेंशिएशन मैं तभी तो कह रहा था ये डिफरेंशिएशन चेंज है, डिफरेंशियल चेंज, क्योंकि पार्शियल डेरिवेशन होगा। क्या होगा देखो, 2 को एक बार कांस्टेंट मानेंगे, तीसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2 को कांस्टेंट मानेंगे, फिर तीसरे का करेंगे, फिर 2 को कांस्टेंट मानेंगे, फिर तीसरा करेंगे। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एब्सोल्यूट नहीं है। तो डीवी निकालने के लिए क्या करें, देखो डीवी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम मुझे चाहिए। पहले मैंने माना कि जो L और B है वो कांस्टेंट है, H मेरा वेरी कर रहा है, तो मैंने कहा ये L इंटू बी तो सेम आ जाएगा बाहर, H को लिखेंगे DH, यही तो चेंज आया, ये हो गया DH प्लस। अब मैंने कहा कि L और H मेरा कांस्टेंट है, चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है मेरा B में, तो हमने कहा DB। अब मैंने कहा कि हमारा H और B कांस्टेंट है, चेंज किस में आ रहा है, DL में। तो ये मेरा चेंज इन वॉल्यूम है। देखो मैथमेटिक्स में कितना बड़ा एडवांटेज है, डिफरेंशियल कैलकुलस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कोर्सेज के लिए। यहाँ पर चेंज हमने कितनी जल्दी निकाल दिया। अब देखो इसका मज़ा क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, अभी मैंने डेफिनेशन में बताया, चेंज इन वॉल्यूम टू दी, चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि dV डिवाइड बाय V। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, dV डिवाइड बाय V। तो dV कितना है, देखो dV आया मेरा LBDH प्लस LHDB प्लस HBDL, यही तो आया। और V कितना है, V है LBH। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ जाएगी हमारी,
डी वी डिवाइड बाय वी, डी वी की वैल्यू रखो कितनी आ जाएगी हमारी, एल बी डी एच प्लस एल एच डी बी प्लस एच बी डी एल डिवाइड बाय एल बी एच। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हर है वो बराबर है तीनों के लिए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हो जाएगी हमारी, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, तो एल बी डी एच डिवाइड बाय एल बी एच प्लस एल एच डी बी डिवाइड बाय एल बी एच प्लस एच बी डी एल डिवाइड बाय एल बी एच। कैंसिल आउट कर दो जो होगा, यहाँ से एल बी से एल बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एल एच से एल एच कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपका एक एच कैंसिल आउट हो गया और एक बी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ गई हमारी, पहला टर्म कितना आया हमारा डी एच अपॉन एच, दूसरा टर्म क्या आया डी बी डिवाइड बाय बी, तीसरा टर्म आया डी एल डिवाइड बाय एल। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे क्या, कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितना आया मेरा एप्सिलॉन वी, ये वैल्यू कितनी है हमारी डी एच डिवाइड बाय एच प्लस डी बी डिवाइड बाय बी प्लस डी एल डिवाइड बाय एल। अब मुझे ये बताओ क्या ये वैल्यू नहीं है, क्या ये वैल्यू कितनी है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ पे जो बैठी है, ये क्या है लेटरल, ये क्या है लेटरल, ये क्या है लेटरल। अब समझो ये किस डायरेक्शन में है, ये है हमारी वाई डायरेक्शन में, इसे कहेंगे एप्सिलॉन वाई। ये किस डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, इसे कहेंगे ये है एक्स डायरेक्शन में। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गई बच्चे, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ध्यान रखेंगे ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, इंपॉर्टेंट है। जहां वेयर एप्सिलॉन एक्स क्या है, एप्सिलॉन एक्स है डी एल डिवाइड बाय एल, एप्सिलॉन वाई क्या है डी एच डिवाइड बाय एच, एप्सिलॉन जेड क्या है डी बी डिवाइड बाय बी। इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ रही बात, ये किस में हमने देखा है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्लियर हो रही है बात, पॉइंट क्लियर है। चलिए जी, अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सॉलिड सर्कुलर बॉडी जिसे हम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। सवाल आते हैं सारे के सारे, ये हेडिंग डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सॉलिड सिलेंडर ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखनी है हमने सर्कुलर सिलेंडर या सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर में ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। चलिए जी देखो कैसा होगा, ये इस तरह से है। चूंकि ये सिलेंडर है तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। क्लियर हो रही है बात, एक्सियल लोड है तो एक लोड लगा हुआ है पी एक्स। समझ में आ गई बात। यहाँ पर हमारे पास दो डायमेंशन होगी, कौन कौन सी, एक है डायामीटर और एक है लेंथ। क्लियर है। देखो बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर जो डायामीटर है ये दो डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, एक है आपका y डायरेक्शन और एक है z डायरेक्शन। क्योंकि x डायरेक्शन की डायमेंशन क्या है l, x डायरेक्शन की डायमेंशन क्या है l लेंथ, तो जो x डायरेक्शन में लेंथ है वहां हमारी होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और लेटरल होंगी दो, और दोनों होंगी बराबर क्योंकि डायमीटर होगा बराबर दोनों डायरेक्शन में। ये बात समझ लेना। तो यहां पर क्या है देखो, यहाँ एप्सिलॉन x कितना होगा डेल्टा l डिवाइड बाय l, और एप्सिलॉन y इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन z दैट इज डेल्टा d डिवाइड बाय d। समझ में आ गई बात। मुझे मालूम है अभी अभी मैंने डिराइव किया है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है जनरली वो क्या होती है हमारी, एप्सिलॉन v इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। तो याद यहाँ पर ध्यान रखो बच्चों, ये क्या है,
ये हमारी लेटरल है और ये क्या है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल है। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल कितनी होती है, 1। लेटरल कितनी होती है, 2। तो दूसरी कहाँ है, ये है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। समझ लेना बच्चों अच्छे से। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगी, देखो एप्सिलॉन एक्स कितनी है, डेल्टा एल बाय एल। कितनी है, डेल्टा एल बाय एल प्लस एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड के बराबर है। तो एप्सिलॉन वाई कितनी है, डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। एप्सिलॉन जेड कितनी है, डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। क्लियर हो रही है बात। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये ऐड हो जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सॉलिड सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रही है, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी डिवाइड बाय डी, ये क्या है हमारी, ये है हमारी लेटरल। दिस इज आवर लेटरल स्ट्रेन एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आ रही है बात। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, हम इसको कैसे लिखेंगे, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी किस में, सॉलिड सिलेंडर में, वो होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेटरल। इस तरह से सवाल आता है, इसको आपको दिमाग में छाप के रखना है। ठीक है, ये आपको दिमाग में छापना इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ऐसे ऐसे लिख के आएगा सवाल। ठीक है, ऑप्शंस में जो दिया होगा वो इस तरह से दिया होगा। क्लियर है। थर्ड केस देखते हैं, किसका, स्पेयर का। अब देखो स्पेयर में लेंथ नहीं होती, तीनों डायरेक्शन में डायामीटर है, यानी कि हमारा क्या है, वहां कोई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होगी, क्योंकि कोई लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन नहीं है वहां, वहां सारी लेटरल डायमेंशन है, तीनों की तीनों लेटरल डायमेंशन है। तो हेडिंग डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू एक्सियल लोड, ड्यू टू एक्सियल लोड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग इन सॉलिड स्फीयर, इन सॉलिड स्फीयर। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात। चलिए जी, सॉलिड स्फीयर देखो, स्फीयर कैसा होता है बच्चे, बना दो। ये हो गया हमारा एक सर्कल, सर्कल में डॉट 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 दिखाओ, बन गई बॉल। ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है। अब स्फीयर की डायमेंशन क्या होगी, देखो स्फीयर की डायमेंशन है हमारे पास सिर्फ एक, कौन सी, डायामीटर। स्फीयर की कोई डायमेंशन नहीं होती लेंथ वाली, सिर्फ एक है डाया, है ना। तो क्या है, डी क्या है, डी है डाया ऑफ स्फीयर। समझ में आ गई बात। अब स्फीयर का डाया हमारे पास क्या है, डी। अब यहाँ पर कोई लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है, नो। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस। तो जब लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस नहीं है तो तीनों की जो हमारी होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन नहीं है, तो क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगी, नो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पर 0 है, बिकॉज ऑल डायमेंशंस आर लेटरल डायमेंशंस। समझ में आ रही है बात। ऑल डायमेंशंस आर लेटरल डायमेंशंस और ऑल डायमेंशंस आर सेम। डायमीटर तीनों डायरेक्शन में बराबर होगा, तो तीनों डायरेक्शन की लेटरल स्ट्रेन बराबर होगी। तो तीनों डायरेक्शन की लेटरल स्ट्रेन बराबर होगी, तो लेटरल स्ट्रेन देखोगा एप्सिलॉन एक्स बराबर होगा एप्सिलॉन वाई के बराबर होगा एप्सिलॉन जेड के, दैट इज लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। समझ में आ रही है बात बच्चे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है नहीं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी कितनी आ जाएगी हमारी, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। और मुझे पता है एप्सिलॉन वी किसके बराबर होगा, डेल्टा डी डिवाइड बाय डी प्लस डेल्टा डी डिवाइड बाय डी प्लस डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। और ये वैल्यू बराबर है तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3
3 टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन, 3 टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। चलिए जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने आपको सारी करा दी, सब निपट गया, स्ट्रेन पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखो, अब होगी यहाँ से मज़ेदार कहानी शुरू। हमने स्ट्रेस पढ़ी, स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। कब होगा? जब फोर्स होगा उस डायरेक्शन में, तभी स्ट्रेस जनरेट होगी। ऐसे ही स्ट्रेन का होना जरूरी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में स्ट्रेन का होना भी जरूरी नहीं है कि अगर मैंने मान लो कि दोनों ही एक्सिस को फिक्स कर दिया और फोर्स लगाया जा रहा हूं तो क्या मूव करेगी? नहीं। क्या मूव करेगी? नहीं। इसका मतलब किसी डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो ये जरूरी नहीं उस डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी, बात ध्यान से समझना। और किसी डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो ये जरूरी नहीं कि अदर डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होगा, नहीं। फोर्स का होना बहुत जरूरी है स्ट्रेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखो हमें क्या करना है कि जब हमने स्ट्रेस समझ ली, स्ट्रेन समझ ली, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन भी तो बनाएंगे, तभी तो मजा आएगा। तो वो साइंटिस्ट थे हुक्स। हुक्स ने एक रिलेशन बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, कि क्यों ना यार मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच, प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे क्योंकि फोर्स पर डिपेंड करती है, क्यों ना क्यों हम दोनों ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है हमारी, इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाए जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि हमें कोई भी मटेरियल को, लेंथ हो चाहे डायमीटर हो चाहे स्ट्रेन किसी भी टाइप की हो, हमें मेजर ना करनी पड़े, हमें थ्योरेटिकली निकालनी है सारी चीज़ें। इंजीनियरिंग का मजा तभी है जब आप वैल्यूज को मेजर ना करके थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर सको। तो उस चीज को निकालने के लिए स्टेबलाइज करा हुक्स ने एक रिलेशन जिसे कहते हैं हुक्स लॉ। जिसे क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। हेडिंग डालेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। अब देखो हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे मान लो आपके पास कोई बॉडी है और मैंने टेंसाइल लोड लगाया P, ठीक है भैया, चलो अब इस डायरेक्शन में फोर्स की होने की वजह से स्ट्रेस जनरेट होगी, बिल्कुल जनरेट होगी। चूंकि यहाँ पे ये दोनों तरफ से फिक्स नहीं है तो यहाँ लेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा डिफॉर्मेशन। कितना होगा? इतना होगा मान लो डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन हुआ तो स्ट्रेन एग्जिस्ट कर गई, तो यानी कि स्ट्रेन भी है एक्स डायरेक्शन में और स्ट्रेस भी है एक्स डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? अब बच्चों बात ध्यान से समझे। हुक्स लॉ ने क्या कहा कि अगर इनका फोर्स और डिफॉर्मेशन डायग्राम बनाया जाए, कि फोर्स और डिफॉर्मेशन डायग्राम से उसने क्या देखा कि भैया कि एक लिमिट होती है, जिस लिमिट पर, एक लिमिट होती है जिस लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस जो है ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहती है स्ट्रेन के। ठीक, और हुक्स लॉ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए वैलिड करता है, पूरी बॉडी के लिए नहीं। हुक्स लॉ एक डायरेक्शन डिपेंडेंट लॉ है, इसको समझना है। डायरेक्शन डिपेंडेंट लॉ है। हुक्स लॉ ने बताया कि फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन स्ट्रेस विल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। समझ में आ रही है बात? लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की है हमने। किसकी बात की है? पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हुक्स लॉ में लिखेंगे, और वो जो पॉइंट है जिसके पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। वो पॉइंट कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहां पर लिखेंगे इट स्टेट दैट, इट स्टेट्स that stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain up to the proportional limit
proportional limit stress is directly proportional to the strain up to the proportional limit. proportional limit में यहाँ पर important करना, ठीक है, in corresponding डायरेक्शन. करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन सही वर्ड नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन. इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन. क्या मतलब है इसका? देखो, हुक्स लॉ क्या मतलब है? स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छूट गया यहाँ पे, इसको लिखना है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. अब ये करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं आपकी स्ट्रेस, उसी डायरेक्शन में देखेंगे स्ट्रेन. मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर एक डायरेक्शन में फोर्स हो तो ज़रूरी नहीं अदर डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेस होगी, नहीं, स्ट्रेन तो होगा ना. ठीक है, अब देखो, पर्टिकुलर डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन का मतलब है, मैंने कहा कि एक्स डायरेक्शन में मेरा फोर्स है, तो जो स्ट्रेस है मेरी, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी स्ट्रेन के उसी डायरेक्शन में. याद रखना, ये है हुक्स लॉ, इंपॉर्टेंट. अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई, क्या स्ट्रेन है? देखो गलती क्या करता है बच्चा यहाँ पे, क्या हमारी एप्सिलॉन वाई है यहाँ पे? बिल्कुल है. तो अगर मैं यहाँ वाई डायरेक्शन में हुक्स लॉ लगाऊं, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में? इन एक्स डायरेक्शन में. ये इन एक्स डायरेक्शन में लगाया हमने हुक्स लॉ. अगर मैं वाई डायरेक्शन में हुक्स लॉ लगाऊं, तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं हुक्स लॉ लगाता हूं तो कहूंगा स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन. यही तो कहूंगा. बच्चा क्या गलती करेगा ना कि भाई यहाँ पर ये वैल्यू है तो ये भी होगी, और यही मार खा जाएगा वो. क्यों बच्चे? यहाँ हुक्स लॉ वैलिड ही नहीं है. यहाँ हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड हेयर. यहाँ क्यों नहीं है वैलिड हुक्स लॉ? क्योंकि बच्चे फोर्स नहीं है वाई डायरेक्शन में, तो सिग्मा वाई भी हो गया जीरो, और जब सिग्मा वाई जीरो हो गया तो आप कहोगे कि सर एप्सिलॉन वाई भी जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. वो नहीं होता, ये वैलिड नहीं है. यहाँ पे रीजन है वहाँ फोर्स ही नहीं है. फोर्स नहीं है तो स्ट्रेस नहीं है, और जब स्ट्रेस नहीं है तो कौन से हुक्स लॉ की बात कर रहे हैं हम? बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर देता कि फोर्स दे देता, एरिया दे देता, और पूछता कि स्ट्रेन बताओ वाई डायरेक्शन में क्या होगी, और आप महान कुछ लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेन हुक्स लॉ से निकालने बैठ जाते हैं. यंग मॉडल्स भी दिया होता है हमें, नहीं निकलेगी कभी. कहोगे सर स्ट्रेन है ही नहीं वाई डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस नहीं है. तो जब स्ट्रेस ही नहीं है तो आप हुक्स लॉ लगा क्यों रहे हो वहाँ पे? तो ये गलती होती है. समझ में आ रही है बात? तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन का मतलब ये है, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेस देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन देखेंगे. ध्यान रखना, उसी डायरेक्शन में हम स्ट्रेन देखेंगे. ये हुक्स लॉ होता है. अब यहाँ पर हुक्स लॉ में क्या है ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया है. तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बन गया है. अब क्यों रिलेशन बनाया है इसके ऊपर भी बहुत अच्छी कहानी है जो बताऊंगा मैं आपको, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. इंजीनियरिंग में ध्यान रखना बच्चों, इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ करी गई है ना तो उसका एक लॉजिक है. विदाउट लॉजिक कोई भी चीज़ नहीं है. और जिस दिन आपने इस लॉजिक के पीछे भागना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपको सब समझ में आ जाएगा. देखो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन. अब मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो यहाँ कहूँगा मैं कि स्ट्रेस बराबर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे कहते हैं हम ई के नाम से, इनटू स्ट्रेन. ठीक है,
और ये जो ई है, ये जो ई है ये कहलाता है इलास्टिक मॉडुलस। ये जो ई है ये क्या कहलाता है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉडुलस कुछ भी कह सकते हो आप इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इलास्टिक मॉडुलस भी कह सकते हो आप इसको। कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया? क्योंकि यही एक ऐसा है जो रिलेशन बना रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, और टेंसाइल टेस्ट से ही हमें पता लगता है कि हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या आया है अलग अलग मटेरियल का। अभी थोड़ा सा लर्निंग टॉपिक है, ठीक है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इलास्टिक मॉडुलस देखो क्या है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ये जो इलास्टिक मॉडुलस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन। यूनिट देख लेते हैं इसकी, यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, क्या हो जाएगी, देखो यूनिट, चूंकि मुझे मालूम है ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चूंकि ये डायमेंशन का रेशियो है तो ये क्या है, यूनिटलेस है, ध्यान रखना इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, स्ट्रेस क्या है हमारा, स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हमने लिया न्यूटन में, एरिया लिया एमएम स्क्वायर में, एरिया लिया एमएम स्क्वायर में, तो यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको हम कहते हैं मेगा पास्कल, इसको हम क्या कहेंगे, मेगा पास्कल। स्ट्रेस की यूनिट पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, ये होता है 1 पास्कल, पहली चीज ध्यान रखनी है, ठीक। दूसरी चीज कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में क्या होगा, 1 मेगा पास्कल, ठीक है। तीसरी चीज 1 गीगा पास्कल किसके बराबर, 10 की पावर 9 मेगा, 10 की पावर 9 पास्कल, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 पास्कल। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, ये ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलिए जी, अब बात कर रहे थे इलास्टिक मॉडुलस की। इलास्टिक मॉडुलस की क्या यूनिट होगी, ठीक है, ई की वैल्यू देखो क्या है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अरे यार पेन क्यों अलग हो रहा है, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है आपकी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब मुझे बताओ, स्ट्रेस की यूनिट मेगा पास्कल, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस, तो यंग मॉडुलस की क्या यूनिट आ जाएगी, यंग मॉडुलस की यूनिट आ जाएगी मेगा पास्कल, ठीक है, और गीगा पास्कल और पास्कल, डिपेंड करता है आप किस में कन्वर्जन कर रहे हो। समझ में आ रही है बात, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्या यूनिट है, मेगा पास्कल, कब, जब स्ट्रेस आप लोगे मेगा पास्कल में। क्लियर है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर 5th होगा उसमें हम टेंसाइल टेस्ट देखेंगे, उस टेंसाइल टेस्ट से हमने कैसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट किया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।